प्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम दया दृष्टि से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और बच्चों साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 3 अध्ययन के भाग 2 को पढ़ेंगे। यह पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। तो बच्चों, आइए इस अध्याय का पहले भाग की पुनरावृत्ति जल्दी से कर लेते हैं। इस निबंध के लेखक आचार्य रमेश चंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक आलोचना का आरंभ इन्हीं के द्वारा किया गया था। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने अध्ययन के विषय में बताया है कि मानव जीवन के लिए अध्ययन की क्या महत्वता है। अध्ययन मात्र से ही मनुष्य अज्ञानता से ज्ञानता की ओर तथा अंधकार से रोशनी की ओर अग्रसर होता है। अध्ययन के द्वारा ही मानव अपने चरित्र का निर्माण करता है तथा आत्मनिर्भरता को सीखता है। तो आइए बच्चों, आज हम इस पाठ का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 अध्ययन। पुस्तकों के द्वारा हम किसी महापुरुष को जितना अधिक जान सकते हैं, उतना उसके मित्र, पुत्र और कलत्र को भी नहीं जान पाते। चाणक्य पर जितना उसके पाठक विश्वास करते हैं, उतना उसके समय के लोग भी नहीं करते थे। जो ग्रंथकार अपने जीवन काल में आसपास के लोगों से बोलने चालने में संकोच करते होंगे, वह अध्ययनशील पुरुष के निकट एकांत में अपनी पुस्तकों द्वारा अपने हृदय के सारे भावों को बेधड़क खोलकर प्रकट कर देते हैं। उनकी पुस्तकों द्वारा हम उन्हें पूर्ण रूप से देखते हैं। उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने आ जाती है। बच्चों, इस भाग में लेखक ने बताया है कि बहुत से महापुरुष जो कि अपने विचारों को दूसरों तक साधारण बोलचाल की भाषा में नहीं पहुंचा सकते थे, परंतु उन्होंने अपने अध्ययनशीलता के द्वारा जब उन्होंने कई प्रकार की पुस्तकें लिखी, उसके द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा पाए। तो आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। विद्याभ्यासी पुरुष जो पढ़ता है और पुस्तकों से प्रेम रखता है, संसार में उसकी स्थिति चाहे कितनी ही बुरी हो, उसे साथियों का अभाव नहीं खलता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करके शांति और सुख का तत्व निचोड़ा है, और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की थाह लगाई है, सदा उसकी बातें सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। बच्चों, इस भाग में लेखक ने बताया है कि जो अभ्यर्थी है, जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, उसको किसी भी साथी या मित्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके आसपास पुस्तकों का सदैव भंडार रहता है, जिससे वो नई नई चीज़ों का ज्ञान सीखता है और गूढ़ रहस्यों को समझ सकता है। पढ़ते समय हमें विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के मनोहर वाक्यों को, उनकी चमत्कारपूर्ण उक्तियों और विचारों को मन में संचित करते जाना चाहिए, जिससे हमारे पास ज्ञान का ऐसा प्रचुर भंडार हो जाए कि उसमें से हर समय समय पर जब जैसा अवसर पड़े, शांति, उपदेश और उत्साह प्राप्त कर सके। बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब हमारा मनोबल टूट जाता है और हमारी शक्ति शिथिल हो जाती है। ऐसे समय किसी पुरुषार्थी महात्मा के उत्साहपूर्ण वचन हमें पुनः उत्साह से भर देते हैं। बच्चों, इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि जब हम कई बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और हमारा मनोबल उन चीज़ों से घिर कर टूट जाता है, और इसी समय यदि हम किसी महात्मा, किसी महान पुरुष के वचनों को पढ़ें और समझें, तो हम में नई स्फूर्ति और नई आत्मा जागृत हो जाती है। आइए बच्चों, आगे का अध्ययन करते हैं। अध्ययन से हमें अपने अस्त्र प्राप्त होते हैं।
जिन्हें लेकर हम जीवन के भीषण संग्राम में अपनी छाप रख सकते हैं। अध्ययन से हमें उत्तम और उत्कृष्ट विचारों का आभास तथा उत्तम कार्यों की उत्तेजना मिलती है। पढ़ने से हमारे व्यवसायों की बुराइयों और प्रलोभनों का, हमारे आचार व्यवहार की त्रुटियों का, हमारी कुप्रवृत्तियों का निराकरण होता है। इस प्रकार अध्ययन औषधि उपचार का काम करता है। पर अध्ययन या पढ़ना है क्या वस्तु? बिना किसी उद्देश्य के यूं ही सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने पलटते जाना, जैसे कि प्रायः लोग मन बहलाव के लिए अवकाश के समय करते हैं, पढ़ना नहीं है। पुस्तकों में लिखी बातों को विचार पूर्ण रूप से हृदय में ग्रहण और धारण करने का नाम पढ़ना है। आर्थ हेल्प्स कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक होना चाहिए, अर्थात उसके लिए नित्य एक समय रख लेना चाहिए। इस भाग में लेखक ने कहा है कि अध्ययन तो बहुत से लोग करते हैं, परंतु हमें क्या पढ़ना है और हमारे पढ़ने का क्या उद्देश्य है, ये प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए और अध्ययन करने का नियम होना चाहिए, अर्थात उसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और इसके लिए एक नियुक्त समय नियुक्त करना चाहिए। सवेरे का समय ही विद्यार्थियों के लिए एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होता है। इस समय चित्त पर बहुत तत्पर रहता है, उसकी सारी शक्तियां काम करने के लिए तैयार रहती हैं। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नान आदि के उपरांत कुछ पद बनाकर ही जलपान करते थे। प्रातः काल का समय न मिलने पर सुबीते के लिए कोई भी समय रखा जा सकता है, चाहे सवेरे का हो या रात का, चाहे 1 घंटा का समय हो या 2 घंटे का। नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए। दूसरी बात है कि पढ़ना समझबूझकर होना चाहिए, अर्थात हम ग्रंथकार के भाव को ठीक समझने का प्रयास करें, उसकी वाक्य रचना पर ध्यान दें, उसके पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को समझें, उसके सिद्धांतों की परीक्षा करें। हम जो पुस्तकें पढ़ते उसका मत भी देखें और अपना मत भी देखें। क्या हमारा चित्त वही भाव ग्रहण करता है जो ग्रंथकार ने धारण किया था? हम किन बातों में और कहां तक उससे सहमत नहीं हैं और क्यों? जो पुस्तक इस प्रकार समझबूझकर पूर्ण रूप से पढ़ी जाएगी, वो सदा के लिए हमारी हो जाएगी। उसके भाव हमारी नस नस में घुल जाएंगे और उसका विषय हमारे ज्ञान का अंग हो जाएगा। इस प्रकार पूर्ण रूप से 10 पुस्तकें पढ़ना साधारण रीति से 100 पुस्तकें पढ़ने से अच्छा है। बच्चों, लेखक कहते हैं कि किसी भी पुस्तक का अध्ययन हमें एक रीडिंग के तौर पे नहीं करना चाहिए, परंतु उसमें ग्रंथकार या लेखक क्या कहना चाह रहा है, उसके विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके मतों के साथ अपने मतों को मिला के उसके भाव को जानना चाहिए। जिस प्रकार से अगर हम इस तरीके से अध्ययन करेंगे तो पुस्तकें हमें क्या समझाना चाहती हैं उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए बच्चों, आगे का अध्ययन करते हैं। अध्ययन में बार बार दोहराने की प्रक्रिया से लाभ होता है। इससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाती है। जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ चुकता हूँ तो पुस्तक बंद करके उसमें आई हुई मुख्य बातों को ध्यान में लाता हूँ। इसी क्रम से मैं एक एक प्रकरण पढ़ता जाता हूँ। जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तो मैं सारी पुस्तक का अनुक्रम एक एक प्रकरण करके मन में धारण करता हूँ और पुस्तक की सारी बातों को दोहराता जाता हूँ। अध्ययन में नोटबुक रखने से बड़ी सहायता मिल सकती है। जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके चमत्कार पूर्ण अंशों को लिखते जाओ। यदि पुस्तक तुम्हारी ही है तो पृष्ठ के किनारे ऐसे स्थलों पर निशान करते जाओ जो बार बार पढ़ने योग्य हो, जिसमें सुंदर उक्ति हो, जो संदिग्ध हो अथवा जिसकी विषय में छानबीन आवश्यक हो।
पढ़ने के विषय में हमें यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि जो कुछ हमें रुचे उसे अच्छी प्रकार से पढ़ें और उस पर चित्त करें। बच्चों, इस भाग में लेखक ने कहा है कि अध्ययन के साथ साथ हमें नोटबुक भी रखनी चाहिए, जिसमें हम मेन पॉइंट्स को कि उस पुस्तक में क्या सार है, वो क्या बताना चाह रही है और उसमें क्या भाव छुपे हुए हैं, उनका ज्ञान हमें प्राप्त हो सके, तो उनको पॉइंट्स वाइज एक नोटबुक में लिखते जाना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस पाठ का हम आखिरी भाग पढ़ते हैं। एक समस्या ये भी है कि कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाएं और कौन सी ना पढ़ी जाएं। भोजन सामग्री की भांति कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी। प्रतिकूल भोजन के समान निकृष्ट पुस्तकें त्याग देनी चाहिए। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित है, शब्दावली आडंबरपूर्ण है, विचार निकम्मे हैं, वे हानिकारक होती हैं। सामान्यतः अच्छी पुस्तकें काल और स्थान की सीमा को पार कर आगे बढ़ती रहती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो कोई पुस्तक हाथ लगे उसका पढ़ना मात्र नहीं है, बल्कि अच्छी, उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना भी सीखना है। तभी अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकता है। बच्चों, लेखक कहते हैं कि किसी भी पुस्तक को नहीं पढ़ लेना चाहिए, बल्कि पुस्तकों का चुनाव भी बुद्धिमता से करना चाहिए कि कौन सी पुस्तकें पढ़ने योग्य हैं और कौन सी पढ़ने योग्य नहीं है, किन पुस्तकों की विषय वस्तु अच्छी है अथवा हमें अच्छा ज्ञान देती हैं। इसलिए पुस्तकों का चयन भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यो बच्चों, जल्दी से इस पाठ का सार समझ लेते हैं। लेखक ने पाठ के माध्यम से अध्ययन के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है। अध्ययनशीलता, परिश्रम, एकाग्रता, चिंतन, समय नियोजन जैसे गुणों पर लेखक ने बल दिया है। लेखक ने प्रकृति की अपेक्षा अध्ययन से मनुष्य को श्रेष्ठ व गुणी बनने की बात पर जोर दिया है। लेखक का ये विचार है कि अध्ययन के द्वारा मनुष्य आत्मनिर्भर व ज्ञानवान बन सकता है। अतः बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उस कार्य को आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। धन्यवाद।